हेलो चैंपियंस, कैसे हैं आप सभी। आज एनिमल टिश्यू का लेक्चर नंबर 2 है। इसमें हम कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू और न्यूरल टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे। लेक्चर नंबर 1 में हमने एपिथेलियल टिश्यू खत्म कर दिया था। हमने लास्ट लेक्चर में देखा था जो एनिमल टिश्यू है वो 4 तरीके के होते हैं। कौन कौन से? एपिथेलियल, सेकंड था हमारा कनेक्टिव, थर्ड था हमारा मस्कुलर, फोर्थ था हमारा न्यूरल। हमने एनिमल टिश्यू में 4 तरीके के टिश्यू देखे थे, जिसमें से हमने एपिथेलियल टिश्यू लेक्चर नंबर 1 में ही कंप्लीट कर दिया था। इसमें हमने सिंपल एपिथेलियम और कंपाउंड एपिथेलियम पढ़ी थी। सिंपल में भी हमने स्क्वायमस, क्यूबॉइडल और कोलमनार एपिथेलियम के बारे में पढ़ा था और इनकी मॉडिफिकेशन के बारे में पढ़ा था। कौन कौन सी? माइक्रोविलाय भी था और हमारा वो भी सीलिया भी प्रेजेंट था। सीलिया किसके लिए था? मूवमेंट के लिए, और माइक्रोविलाय एब्जॉर्प्शन के लिए। ठीक है। सो आज हम कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, न्यूरल टिश्यू तीनों इसी लेक्चर में खत्म करेंगे। सबसे पहले हमारा कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यूज आर द मोस्ट अबंडेंट, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। सबसे अबंडेंट टिश्यू कौन सा इन चारों में से हमारे बॉडी में? कनेक्टिव टिश्यू जो है वो मोस्ट अबंडेंट है इन चारों के कंपेयर में, एंड वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द बॉडी ऑफ कॉम्प्लेक्स एनिमल्स, और कॉम्प्लेक्स एनिमल्स की बॉडी में पूरी तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड भी है। दे आर नेम्ड कनेक्टिव टिश्यूज बिकॉज ऑफ देयर स्पेशल फंक्शन ऑफ लिंकिंग एंड सपोर्टिंग अदर टिश्यूज ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। इन्हें हम कनेक्टिव टिश्यू क्यों कहते हैं? क्योंकि इनका जो मेन फंक्शन है वो है दो टिश्यूज को आपस में जोड़ने का। हमने पिछले लेक्चर में जब एपिथेलियल टिश्यू पढ़ा था, हमने कहा था जो एपिथेलियल टिश्यू है वो सबसे ऊपर प्रेजेंट है, या तो जो हमारे होलो ऑर्गन है उनके आउटर मोस्ट उसमें प्रेजेंट है, और किसको फेस कर रहा है? हमारी बॉडी फ्लूइड को, या फिर जैसे हमारी स्किन हो गई कंपाउंड एपिथेलियम, ये हमारे एनवायरनमेंट को फेस कर रही है। सपोज दैट इज ये जो है एपिथेलियल टिश्यू है, इसके जस्ट बिलो, एपिथेलियल के जस्ट बिलो हमारे क्या प्रेजेंट होता है? कनेक्टिव टिश्यू। क्या काम करता है? एपिथेलियल टिश्यूज को जोड़ने का काम करता है, सो दैट ये हमारी बॉडी से जुड़े रहे। और इनके बीच में बेसमेंट मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। ये हमारा एपिथेलियल टिश्यू, ये हमारा कनेक्टिव टिश्यू। क्या काम कर रहा है? लिंकिंग का और सपोर्टिंग का। और इनके बीच में प्रेजेंट होता है हमारा बेसमेंट सब्सटेंस। ठीक है। दे रेंज फ्रॉम सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यू टू द स्पेशलाइज्ड टाइप्स। इनकी कई तरह की रेंज होती है, सॉफ्ट भी होते हैं, स्पेशलाइज्ड भी होते हैं। स्पेशलाइज्ड इंक्लूड कार्टिलेज, बोन, एडिपोज एंड ब्लड। इसमें कार्टिलेज, बोन, एडिपोज और ब्लड जैसे टिश्यूज भी आते हैं। इन ऑल कनेक्टिव टिश्यूज एक्सेप्ट ब्लड। ब्लड को छोड़ के जितने भी कनेक्टिव टिश्यू हैं उनमें फाइबर्स की फॉर्मेशन होती है। कौन से सिक्रीट फाइबर सिक्रीट करते हैं? ये कोलेजन या फिर इलास्टिन। ये 2 तरीके फाइबर्स हैं हमारे एनसीईआरटी में। होते तो और भी तरीके के हैं, लेकिन हमें ये 2 ही पढ़ने हैं, कोलेजन और इलास्टिन। कोलेजन जो होता है वो व्हाइट कलर का फाइबर होता है, इलास्टिन जो होता है वो येलो कलर का फाइबर होता है। ये सिक्रीट करते हैं फाइबर्स को। कौन? कनेक्टिव टिश्यू। किसको छोड़कर? ब्लड को छोड़ के। और इनका नेचर कैसा होता है फाइबर्स का? ये प्रोटीनेशियस होते हैं। किसके बने होते हैं? प्रोटीन्स के बने होते हैं। तो ये लाइन इंपॉर्टेंट है कि हमारे ब्लड में किसी भी तरीके का फाइबर सिक्रीट नहीं होता। द फाइबर्स करते हैं क्या है कनेक्टिव टिश्यू में? प्रोवाइड स्ट्रेंथ। पहली चीज स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं, दूसरी चीज इलास्टिसिटी प्रोवाइड करते हैं, और तीसरी चीज फ्लेक्सिबिलिटी। अब ये देखो, हमारे जैसे कान है इजिली मुड़ रहे हैं,
हमारी स्किन है, हम आराम से खींच रहे हैं, फ्लेक्सिबल, इलास्टिसिटी, स्ट्रेंथ, तीनों चीज़ हमें प्रोवाइड करता है ये। दीज सेल्स ऑल्सो सिक्रीट मॉडिफाइड पॉलीसेक्राइड्स, इनमें से मॉडिफाइड पॉलीसेक्राइड्स भी निकलते हैं, विच एक्यूमुलेट बिटवीन द सेल्स एंड फाइबर्स एंड एक्ट एज मैट्रिक्स, जो कि कहाँ इकट्ठे होते हैं, सेल्स और फाइबर्स के बीच में, और मैट्रिक्स की फॉर्मेशन करते हैं। यानी कि मान लो कनेक्टिव टिश्यूज के सेल्स हैं, सो इनके बीच में ग्राउंड सब्सटेंस प्रेजेंट होता है जिसे हम मैट्रिक्स कहते हैं। सो ये मैट्रिक्स किस चीज़ की बनी हुई है, ये मैट्रिक्स है ये मॉडिफाइड पॉलीसेक्राइड की बनी हुई है, ठीक है। कनेक्टिव टिश्यूज आर क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स, 3 तरीके के कनेक्टिव टिश्यू पढ़ने हैं हमने। कौन कौन से, लूज कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू एंड स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। सो सबसे पहले हमारा लूज कनेक्टिव टिश्यू हैज सेल्स एंड फाइबर्स लूजली अरेंज्ड, इसमें जो सेल्स और फाइबर्स हैं वो लूजली अरेंज्ड है। ये सेल्स क्या है, इसमें सेल्स हो गए हमारे मास्ट सेल्स, मैक्रोफेजेस, ये सारे सेल्स की बात हो रही है। और ये फाइबर्स जो फिब्रोब्लास्ट से सिक्रीट होते हैं फाइबर्स, ये उन फाइबर्स की बात हो रही है। सो इसमें सेल्स और फाइबर्स जो है वो लूजली अरेंज्ड है। किसमें, सेमी फ्लूइड ग्राउंड सब्सटेंस, यानी जो इनकी मैट्रिक्स है वो सेमी फ्लूइड नेचर की है। कैसी है, सेमी फ्लूइड, यानी कि ना तो सॉलिड है ना ही फ्लूइड है। फॉर एग्जाम्पल एरियोलर टिश्यू एंड एडिपोज टिश्यू। लूज कनेक्टिव टिश्यू में 2 टिश्यूज आते हैं, कौन कौन से, एरियोलर और एडिपोज। दोनों ही हमारी स्किन के नीचे प्रेजेंट होते हैं, प्रेजेंट बीनीथ द स्किन, प्रेजेंट बीनीथ द स्किन, ठीक है। ऑफन इट सर्व एज सपोर्ट फ्रेमवर्क फॉर एपिथेलियम। जो एरियोलर टिश्यू है उसका क्या काम है, वो फ्रेमवर्क की तरह काम करता है एपिथेलियल टिश्यू के लिए। इट कंटेन्स फिब्रोब्लास्ट, इसमें फिब्रोब्लास्ट होते हैं, वो सेल्स जो प्रोड्यूस करते हैं फाइबर्स, उन्हें हम कहते हैं फिब्रोब्लास्ट्स। इनमें मैक्रोफेजेस होते हैं और मास्ट सेल्स होते हैं। वहीं अगर एडिपोज टिश्यू की बात की जाए, ये फैट स्टोरिंग सेल्स होते हैं, ये फैट स्टोर करने के काम आते हैं। इज अनदर टाइप ऑफ लूज कनेक्टिव टिश्यू लोकेटेड बीनीथ द स्किन, ये भी बीनीथ द स्किन पाया जाता है। बीनीथ मतलब नीचे, जस्ट स्किन के नीचे पाया जाता है। द सेल्स ऑफ दिस टिश्यू आर स्पेशलाइज्ड टू स्टोर फैट्स, इनका काम क्या है, इनका काम है फैट को स्टोर करने का। द एक्सेस ऑफ न्यूट्रिएंट्स विच आर नॉट यूज्ड इमीडिएटली आर कन्वर्टेड इनटू फैट्स एंड आर स्टोर्ड इन दिस टिश्यू। जैसे सपोज करो हमें पता लगा कि जो पनीर है उससे हमें प्रोटीन बहुत मिलता है, पनीर हो गया, सोयाबीन हो गया, हमें उससे प्रोटीन बहुत मिलता है। तो हमने सोचा प्रोटीन बहुत मिलता है तो हमारे लिए फ़ायदेमंद है, तो हमने रोज़ आधा आधा किलो खाना शुरू कर दिया। लेकिन जो हमारी बॉडी है वो उतना ही यूज़ करेगी जितनी हमारी बॉडी को रिक्वायरमेंट है। सो जो एक्सेस प्रोटीन होगा हमारी बॉडी में, उसको हमारी बॉडी पहले फैट में कन्वर्ट करेगी। एक्सेस चाहे प्रोटीन हो, चाहे कार्बोहाइड्रेट हो, चाहे फैट हो, बॉडी उसको हमेशा फैट बनाने की कोशिश करेगी। फिर उसको कहाँ स्टोर करेगी, एडिपोज सेल्स में, ठीक है। ये डायग्राम दिखा रखा है, ये है एरियोलर टिश्यू का और ये है एडिपोज टिश्यू का। सबसे पहले एडिपोज को देखते हैं। जितना भी ये वाइट स्पेस है, ये जितना भी वाइट स्पेस है, ये किस काम आएगा, फैट स्टोर करने के काम आएगा ये सारा स्पेस। अब इतना बड़ा वैक्यूल है, वैक्यूल यानी एम्प्टी स्पेस अगर इतना ज़्यादा है, सो न्यूक्लियस देख रहे हो पेरीफेरी पे चले गए हैं, बिल्कुल किनारे ही हो गए हैं। सो न्यूक्लियस पेरीफेरी पे मिलेंगे, ये देखो पेरीफेरी पे। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, सेल्स हैं तो, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा एरियोलर टिश्यू। एरियोलर टिश्यू में हमने 3 सेल्स देखे थे, कौन कौन से, फिब्रोब्लास्ट वो सेल्स थे जिनसे फाइबर सिक्रीट हो रहे थे। मास्ट सेल्स जो होते हैं इनसे क्या सिक्रीट होता है, इनसे सिक्रीट होता है हिस्टामिन, हेपेरिन और सेरोटोनिन। ये 3 चीज़ रिलीज करते हैं। इनका काम क्या होता है, ये एलर्जिक होते हैं। जैसे मान लो किसी को एलर्जी होगी तो लाल लाल जो निशान आ जाते हैं, वो इन मास्ट सेल्स से की में से जो हिस्टामिन निकल रहा है इसकी वजह से ही आते हैं। ये हमारी बॉडी में एलर्जिक रिएक्शन कॉज करते हैं।
एलर्जिक रिएक्शन कॉज करते हैं मास्ट सेल्स, जिनके सिक्रीशन है हिस्टामिन, हेपेरिन और सेरोटोनिन। ठीक है। और फिब्रोब्लास्ट वो सेल्स थे जिनमें से फाइबर्स निकले थे। इसमें से कौन से निकले हुए हैं? कोलेजन फाइबर्स। ये जो ग्रीन ग्रीन पार्ट दिखा रखा है ये पूरा एक फिब्रोब्लास्ट का सेल है जिसमें से ये कोलेजन फाइबर्स निकल रहे हैं। और तीसरे सेल्स जो हमने पढ़े थे वो थे मैक्रोफेज। मैक्रोफेज कैसे सेल्स होते हैं? ये फैगोसिटिक होते हैं। फैगोसिटिक का मतलब है कोई भी अगर फॉरेन पार्टिकल आया, कोई भी फॉरेन माइक्रोब आया जो बॉडी के लिए हार्मफुल है, सो ये उसको एंगल्फ कर जाएंगे, मार कर उसे खा जाएंगे। फैगोसिटिक मतलब ये है। इसलिए अगर ये किसी फॉरेन माइक्रोब को खा रहे हैं, हमारी बॉडी को सेव कर रहे हैं, तो इनका काम किस चीज़ में है? इम्यूनिटी में। ये हमारे को इम्यूनिटी में हेल्प करते हैं। तो ये एक एरियोलर टिश्यू का डायग्राम था। लूज कनेक्टिव टिश्यू में बस इतना ही था। क्या क्या पढ़ा हमने? एरियोलर और एडिपोज टिश्यू के बारे में। नेक्स्ट है हमारा डेंस कनेक्टिव टिश्यू। फाइबर्स एंड फिब्रोब्लास्ट। फाइबर्स और जो फिब्रोब्लास्ट है आर कॉम्पैक्टली पैक्ड। लूज कनेक्टिव टिश्यू में हमने देखा था कि जो फाइबर्स के सेल फाइबर्स हैं और जो सेल्स प्रेजेंट हैं वो लूजली पैक्ड थे, यहाँ पे कॉम्पैक्टली पैक्ड है, इसलिए हम इन्हें डेंस कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं। ओरिएंटेशन ऑफ फाइबर्स शो रेगुलर और इरेगुलर पैटर्न। जो फाइबर्स सिक्रीट हो रहे हैं उनकी जो ओरिएंटेशन है वो रेगुलर भी हो सकती है और इरेगुलर भी हो सकती है। एंड आर कोल्ड डेंस रेगुलर एंड डेंस इरेगुलर टिश्यूज। जिनमें रेगुलर ओरिएंटेशन देखने को मिल रही है हमने उन्हें कह दिया डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। जिन टिश्यूज में हमें फाइबर्स की ओरिएंटेशन इरेगुलर देखने को मिल रही है हमने उन्हें कह दिया डेंस इरेगुलर टिश्यू। In the dense regular connective tissues, the collagen fibers are present in rows between many parallel bundles of fibers. Like orientation का मतलब हो गया एक similar fashion, एक uniformity, एक fashion follow होगा। Like ये एक दूसरे के ऐसे parallelly present होंगे। ठीक है। सो ये पैरेलल बंडल्स की फॉर्मेशन करते हैं और एक रेगुलर फैशन को फॉलो करते हैं। इसके एग्जाम्पल क्या क्या है? किसके? डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू के एग्जाम्पल है हमारा टेंडन और दूसरा है हमारा लिगामेंट। ठीक है। टेंडन्स क्या करते हैं? टेंडन्स बोन टू मसल ज्वाइंट कौन करता है? टेंडन्स। और बोन टू बोन लिगामेंट्स। बोन को बोन से जोड़ने का काम करते हैं हमारे लिगामेंट्स। और जो बोन को मसल, जैसे हमारी स्केलेटल मसल्स हैं वो हमारी बोन से अटैच्ड है, तो किसकी हेल्प से अटैच्ड है? वो टेंडेंस की वजह से। और जो हमारी दो बोन है लाइक दिस रिस्ट बोन है जो ये जो अटैच्ड है ये लिगामेंट की वजह से अटैच्ड है। और ये दोनों किसके एग्जाम्पल हैं? डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू के। टेंडेंस विच अटैच स्केलेटल मसल टू द बोन्स, यानी बोन्स को मसल से जोड़ते हैं। और लिगामेंट्स विच अटैच वन बोन टू अनदर आर एग्जाम्पल ऑफ दिस टिश्यू, यानी बोन से बोन लिगामेंट्स जोड़ते हैं। डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू हैज फिब्रोब्लास्ट एंड मैनी फाइबर्स। इसमें जो फिब्रोब्लास्ट और फाइबर्स हैं मोस्टली जो कोलेजन होते हैं आर ओरिएंटेड डिफरेंटली। इसमें कोई रेगुलर फैशन फॉलो नहीं होगा, कोई पैरेलल अरेंजमेंट नहीं दिखेगी फाइबर्स और फिब्रोब्लास्ट की। कोई इधर है, कोई इधर है, कोई ऐसे है, कोई ऐसे है, एक इरेगुलर फैशन देखने को मिलेगा। दिस टिश्यू इज प्रेजेंट इन द स्किन। ऐसा टिश्यू हमें कहाँ देखने को मिलता है? हमारी स्किन में देखने को मिलता है। हम दिखा रखा है हमको, ये किसका डायग्राम है? डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू का। यहाँ पे देखो एक रेगुलर फैशन फॉलो हो रहा है, एक दूसरे के बिल्कुल पैरेलली जो है फाइबर्स और जो फिब्रोब्लास्ट है वो अरेंज्ड है। इसके एग्जाम्पल क्या है हमारे? ये जो पर्पल पर्पल है ये हमारा फिब्रोब्लास्ट है। और ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स है ये हमारे कोलेजन फाइबर्स हैं। ऐसा हमें देखने को मिलता है टेंडन्स और लिगामेंट्स में। वहीं डेंस इरेगुलर में जो कोलेजन फाइबर्स है और जो फिब्रोब्लास्ट हैं वो बिल्कुल ही इरेगुलर फैशन में देखने को मिल रहे हैं। ऐसा टिश्यू हमें कहाँ देखने को मिलता है? हमारी स्किन पे। सो ये डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू है। नाउ जो हमारा थर्ड पार्ट है वो है हमारा स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। इसमें क्या क्या आता है? इसमें आता है कार्टिलेज, बोन और ब्लड। इसमें तीन चीज़ें आती हैं। द इंटरसेल्यूलर
मटेरियल ऑफ कार्टिलेज इज सॉलिड। जो कार्टिलेज का इंटरसेल्यूलर मटेरियल है, यानी जो दो सेल्स के बीच में मटेरियल प्रेजेंट है वो सॉलिड है और प्लाएबल है, मतलब मूवमेंट हो सकती है उसमें। प्लाएबल मतलब हम उसे कंप्रेस कर सकते हैं, जैसे हमारा ईयर पिन्ना है, ये कार्टिलेज का बना है, सो हम इसलिए इसे कंप्रेस करके कर सकते हैं। नोज की टिप है, हम इसे मूव कर सकते हैं, मतलब इसमें हम कंप्रेशन ला सकते हैं। एंड रेजिस्ट कंप्रेशन, यानी इसमें कंप्रेशन आ सकता है। सेल्स ऑफ दिस टिश्यू, हम कार्टिलेज में जो सेल्स प्रेजेंट है उन्हें क्या कहते हैं हम? कॉन्ड्रोसाइट्स। क्या कहते हैं? कॉन्ड्रोसाइट्स। वहीं जो बोन्स के सेल होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? ऑस्टियोसाइट्स। कार्टिलेज की स्टडी होगा कहते हैं हम कॉन्ड्रोलॉजी। ठीक है, सो इसके सेल्स क्या है? कॉन्ड्रोसाइट्स। आर एनक्लोज इन स्मॉल कैविटीज। ये स्मॉल कैविटीज क्या है? ये स्मॉल कैविटीज है लैक्यूने। इन स्मॉल कैविटीज को कहते हैं हम लैक्यूने। विद इन द मैट्रिक्स सिक्रेटेड बाय देम, उसी मैट्रिक्स में मिलते हैं जो ये सिक्रेट करते हैं। मोस्ट ऑफ द कार्टिलेजेस इन वर्टिब्रेट एम्ब्रियो आर रिप्लेस्ड बाय बोन्स इन एडल्ट्स। जब हम एम्ब्रियोनिक स्टेज में थे, हमें बहुत ज़्यादा कार्टिलेज पाई जाती थी, जो बढ़ते बढ़ते एडल्ट आते आते बोन्स में चेंज हो चुकी हैं। कार्टिलेज इज प्रेजेंट इन द टिप ऑफ, कहाँ इनकी लोकेशन पता होनी चाहिए अच्छे से, किसकी? कार्टिलेज की। सबसे पहले टिप ऑफ द नोज, नोज की टिप पे मिलता है। आउटर ईयर जॉइंट्स यानी पिन्ना पे। बिटवीन एडजेसेंट बोन्स ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल कॉलम देखिए, ऐसे बोन्स होती हैं हमारी वर्टिब्रल कॉलम में, है ना? ऐसे बोन्स प्रेजेंट होती हैं वर्टिब्रल कॉलम में। सो ये जो दो बोन प्रेजेंट है वर्टिब्रल कॉलम में, इन्हें आपस में जोड़े रखने के लिए जो इनके बीच में सब्सटेंस होता है, दिस इज कार्टिलेज। विच कार्टिलेज? हाइलिन कार्टिलेज is present between the joints of two vertebral bones. लिम्स और हैंड्स में भी पाया जाता है एडल्ट्स के। सेकेंड है हमारा बोन्स। बोन्स हैव अ हार्ड एंड नॉन प्लाएबल ग्राउंड सब्सटेंस। हमारा कार्टिलेज में जो ग्राउंड सब्सटेंस था वो प्लाएबल था, लेकिन बोन्स में नॉन प्लाएबल है, यानी उसमें मोड़ तोड़ाव नहीं कर सकते। जैसे ये हमारी बोन है, इसे हम नहीं मोड़ सकते, इसे हम नहीं मोड़ सकते, ये बहुत ही रिजिड है। रिच इन कैल्शियम सॉल्ट्स, बहुत ज़्यादा कैल्शियम होता है इनमें, और कोलेजन फाइबर्स होते हैं जिनकी वजह से इसको ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड होती है। इट इज़ द मेन टिश्यू दैट प्रोवाइड्स द स्ट्रक्चरल फ्रेम ऑफ द बॉडी। भाई पूरा स्केलेटन हमारा बोन से ही तो बना है, और बोन से तो हमारे पूरे बॉडी को संभाले हुआ है। जो हमारे वाइटल ऑर्गन्स हैं, जैसे लीवर हो गया, लंग्स हो गए, किडनी हो गई, हमारे हार्ट हो गया, सब ये जैसे रिब केज है, रिब केज के अंदर हमारा लंग्स है, सो ये एक प्रोवाइड कर रहे हैं ना इनको सिक्योरिटी की, डैमेज ना हो सके इजीली। सो मेजर फ्रेमवर्क हमारा बोन्स का ही है। बोन्स सपोर्ट एंड प्रोटेक्ट सॉफ्टर टिश्यूज एंड ऑर्गन्स। सॉफ्टर टिश्यूज और ऑर्गन्स को बचाते हैं। बोन सेल्स, जिन्हें हम ऑस्टियोसाइट्स कहते हैं, आर प्रेजेंट इन द स्पेसिस कॉल्ड लैक्यूने। कॉन्ड्रोसाइट्स भी लैक्यूने में प्रेजेंट होते हैं, और बोन सेल्स भी लैक्यूने में प्रेजेंट होते हैं। लैक्यूने क्या है? उनकी कैविटी, जिस कैविटी में वो सेल्स प्रेजेंट है। लिम्ब बोन्स सच एज लॉन्ग बोन्स ऑफ द लेग्स। कौन सी बोन? जैसे हमारी फीमर हो गई, फीमर हो गई जो हमारी सबसे लॉन्गेस्ट बोन है। थाई बोन जो है वो वेट बेयरिंग फंक्शन का काम करती है। पूरे शरीर का, हम खड़े हो जाए तो पूरे शरीर का वजन उसी के ऊपर होता है, फिर भी संभाले होती है। दे ऑल्सो इंटरेक्ट विद स्केलेटल मसल्स, स्केलेटल मसल से भी अटैच्ड होते हैं, एंड ब्रिंग अबाउट मूवमेंट, जिसकी वजह से हम चल फिर पाते हैं। द बोन मैरो इन सम बोन्स इज द साइट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ब्लड सेल्स, जिसे हम कहते हैं एरिथ्रोपोएसिस, हीमोपोएसिस। हमारी जो बोन्स हैं उनमें कुछ रीजन होते हैं जिन्हें हम बोन मैरो कहते हैं। वहाँ से हमारे जो ब्लड के सेल्स हैं वो फॉर्म होते हैं, जैसे RBC, WBC, ये सारे सेल्स वहाँ से फॉर्म होते हैं। एरिथ्रोपोएसिस यानी RBC का फॉर्मेशन, हीमोपोएसिस यानी ब्लड का फॉर्मेशन। सो ये बोन मैरो के अंडर ही होता है। सो ए है हमारा कॉन्ड्रोसाइट्स, यानी कार्टिलेज सेल, इसमें कोलेजन फाइबर्स बीच में प्रेजेंट है, और एक कार्टिलेज सेल कॉन्ड्रोसाइट किसमें प्रेजेंट है? लैक्यूने में, इसे कहते हैं लैक्यूने। ये हमारा ऑस्टियोसाइट्स भी जो है
लेक्यूने में ही प्रेजेंट है। क्या है ये हमारे ऑस्टियोसाइट्स। थर्ड है हमारा ब्लड सेल्स। इट इज़ अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू कंटेनिंग, क्या क्या होता है हमारे ब्लड में, प्लाज्मा होता है, आरबीसी होते हैं, डब्ल्यूबीसी होते हैं और प्लेटलेट्स होते हैं। इट इज़ द मेन सर्कुलेटिंग फ्लूइड, मेन सर्कुलेशन का फ्लूइड है ये हमारा। हेल्प्स इन ट्रांसफर ऑफ वेरियस सब्सटेंसेस, कई सब्सटेंसेस का ट्रांसपोर्ट करता है, जैसे गैसेज हो गए, न्यूट्रिएंट्स हो गए। यू विल लर्न मोर अबाउट इट इन चैप्टर 17 एंड 18। ब्लड सर्कुलेशन में इसके बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। ये आरबीसी की शेप दिखा रखी है, ये प्लेटलेट्स हो गए हमारे, ये डब्ल्यूबीसी हो गए। सो कनेक्टिव टिश्यू में बस इतना ही था। नेक्स्ट है हमारा मसल टिश्यू। ईच मसल इज मेड अप ऑफ मैनी लॉन्ग सिलेंड्रिकल फाइबर्स अरेंज्ड इन पैरेलल एरेज। जो मसल है हमारी वो काफ़ी ज़्यादा लंबे सिलेंड्रिकल फाइबर से बनी हुई है, जो कि पैरेलली अरेंज्ड है, यानी एक दूसरे के बिल्कुल पैरेलल अरेंज्ड है। दीज फाइबर्स आर कंपोज्ड ऑफ न्यूमरस फाइन फिब्रिल्स, फिब्रिल्स जिन्हें कहते हैं मायोफिब्रिल्स। इनमें जो फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं उन्हें हम कहते हैं मायोफिब्रिल्स। मसल फाइबर कॉन्ट्रैक्ट इन रिस्पॉन्स टू स्टिमुलेशन। मसल फाइबर जो होता है कभी भी एक्सपेंड नहीं करता, ऑलवेज कॉन्ट्रैक्ट करता है। जैसे मैंने अपना हाथ मूव किया तो मैंने अपनी मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट किया, जब मैं स्ट्रेट करूँगा तो वापस वो रिलैक्स स्टेट में आ जाएंगी। सो वी कैन ओनली कॉन्ट्रैक्ट आवर मसल्स। हम अपनी मसल्स को शॉर्ट ही कर सकते हैं, एक्सपेंड नहीं कर सकते एक लिमिट के बाद। देन रिलैक्स एंड रिटर्न टू देयर अनकॉन्ट्रैक्टेड स्टेट इन अ कोऑर्डिनेटेड फैशन। वापस से अपने उसी रिलैक्स स्टेट में आ जाती है। Their action moves the body to adjust to the changes in the movement and to maintain the position of various parts of the body. ये कॉन्ट्रैक्ट हो क्यों रही हैं? So that जो हमारे बॉडी पार्ट्स हैं वो वहीं रहे और जो हमारी बॉडी की मूवमेंट है वो अकर हो और हमारे बॉडी पोस्चर जो है वो मेंटेन रहे। इन जनरल मसल्स प्ले एन एक्टिव रोल इन ऑल मूवमेंट्स ऑफ द बॉडी। भाई मसल्स ही तो एक्टिव रोल प्ले कर रही है हमारी मूवमेंट में। बोन आगे बढ़ी मसल्स की उससे। मसल्स आर ऑफ 3 टाइप, 3 तरह की मसल पढ़नी है हमें, स्केलेटल, स्मूथ और कार्डियक। सबसे पहले है हमारी स्केलेटल मसल्स। स्केलेटल मसल टिश्यू इज क्लोजली अटैच्ड टू द स्केलेटल बोन्स, वो हमारी बोन से अटैच्ड होते हैं क्लोजली। इन अ टिपिकल मसल सच एज बाइसेप्स, स्ट्राइरेटेड, स्ट्राइप्ड और स्केलेटल मसल फाइबर्स आर बंडल्ड टुगेदर इन अ पैरेलल फैशन। ये जो हमारी बाइसेप्स हैं उसमें जो स्केलेटल मसल्स हैं वो पैरेलली अरेंज्ड है। अ शीथ ऑफ टफ कनेक्टिव टिश्यू एनक्लोजेस सेवरल बंडल्स ऑफ द मसल फाइबर्स। ये क्या कहना चाह रही है? देखो जैसे कि बहुत सारे फाइबर्स हैं, बाइसेप्स में बहुत सारे फाइबर्स हैं, मसल फाइबर्स, ये पैरेलली अरेंज्ड है और इनके ऊपर भी एक कवरिंग है, इनके ऊपर भी एक कवरिंग है जिसे हम लोकोमोशन एंड मूवमेंट में पढ़ेंगे, फेशिया कहते हैं। क्या कहते हैं? फेशिया। फेशिया के अंदर मसल बंडल होते हैं और मसल बंडल के अंदर मायोफिब्रिल्स होते हैं और मायोफिब्रिल्स के अंदर मायोसिन और एक्टिन फिलामेंट्स होते हैं। सो जो ये आउटर मोस्ट कवरिंग है, अगर मैं ट्रांसवर्सली दिखाऊं, सो ये फेशिया है और ये डिफरेंट मसल बंडल्स हैं। इनके अंदर मसल सेल्स होते हैं और उनके अंदर एक्टिन और मायोसिन मिलते हैं। ठीक है। सो दिस कवरिंग, हार्ड कवरिंग जो कह रही है, टफ कवरिंग कह रही है, इसे कहते हैं हम फेशिया। ठीक है, ये क्या है? मसल बंडल्स। नेक्स्ट है हमारी स्मूथ मसल्स। स्मूथ मसल फाइबर्स टेपर एट द बोथ एंड्स। जो स्मूथ मसल्स होती हैं उनके जो एंड्स होते हैं वो टेपरिंग होते हैं, लाइक दिस। उनके जो एंड्स हैं वो टेपरिंग है। ठीक है, ऐसे टेपरिंग एंड्स को हम फ्यूजिफॉर्म एंड्स भी कहते हैं। एंड डू नॉट शो स्टायरेशंस, इनमें स्टायरेशंस देखने को नहीं मिलती। वहीं हमने स्टायरेटेड मसल्स में स्टायरेशन देखी थी। सेल जंक्शंस hold them together and they are bundled together in a connective tissue sheath। सेल जंक्शन से आपस में जुड़े होते हैं और एक थिन कनेक्टिव टिश्यू की जो है शीट से बंधे होते हैं। द वॉल ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स,
स्मूथ मसल्स हमें वहाँ मिलेगी जहाँ पे सारे इनवॉलेंट्री एक्शन होने हैं। कौन से एक्शन? इनवॉलेंट्री। सो मुझे बताओ, क्या हम अपनी गट की मूवमेंट कंट्रोल कर सकते हैं? एक बार अगर हमने कुछ खाया और उसे निगला, स्वेलो किया, सो बीच में हम उसे वापस निकाल सकते हैं? हम अपनी इच्छा से तो नहीं निकाल सकते। बॉडी ऑटोमेटिकली उसको हमारे गट से स्टमक तक लेके जाएगी, इसोफेगस से स्टमक, फिर इंटेस्टाइन। सो ये इनवॉलेंट्री मूवमेंट हो रही है जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। हमने पढ़ा भी था कि इसोफेगस में जो मूवमेंट्स होती हैं उन्हें क्या कहते हैं? पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स। सो ये इनवॉलेंट्री सारे एक्शन परफॉर्म करेंगे। वहीं अगर जैसे ये मेरे हाथ है, यहाँ पे स्केलेटल मसल प्रेजेंट है, मैं वॉलेंट्री इसको हिला सकता हूँ जैसे मर्जी। इसलिए हम जो स्केलेटल मसल्स हैं उन्हें वॉलेंट्री मसल्स भी कहते हैं। और क्योंकि वॉलेंट्री मसल स्केलेटल मसल्स में स्टायरेशंस भी देखी थी हमने, इसलिए हम उन्हें स्टायरेटेड मसल्स भी कहते हैं। वहीं जो स्मूथ मसल्स हैं वो सारे इनवॉलेंट्री एक्शन में इन्वॉल्व है, सो इन्हें हम इनवॉलेंट्री मसल्स भी कहते हैं। और इनके ऊपर हमें कोई स्टायरेशंस नहीं देखने को मिल रही, इसलिए हम इन्हें स्मूथ मसल्स कहते हैं। द वॉल ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स सच एज ब्लड वेसल्स। अब ब्लड वेसल में ब्लड फ्लो कर रहा है, हमारे कंट्रोल में थोड़ा है कि हम रोक दे ब्लड को। स्टमक में कुछ भी हमने खाया वो जा रहा है, मूवमेंट हो रही है। इंटेस्टाइन में मूवमेंट चल रही है, हमारे कंट्रोल में नहीं है। स्मूथ मसल्स आर इनवॉलेंट्री है ये, क्योंकि इनका फंक्शन हम डायरेक्टली कंट्रोल नहीं कर सकते। वी यूजुअली आर नॉट एबल टू मेक इट कॉन्ट्रैक्ट मेयरली बाय थिंकिंग अबाउट इट। मैंने सोचा भैया स्टमक को मोड़ना है, मोड़ा मेरा स्टमक? नहीं मोड़ा। मैंने सोचा हाथ उठाना है, उठा लिया। जैसा हम स्केलेटल मसल्स के साथ कर सकते हैं, ऐसा हम स्मूथ मसल्स के साथ नहीं कर सकते। थर्ड है हमारी कार्डियक मसल टिश्यू। इसमें स्टायरेशंस देखने को मिलती है और साथ के साथ ये इनवॉलेंट्री होती है। इज अ कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यू प्रेजेंट ओनली इन हार्ट। कार्डियक टिश्यू हमें कहाँ मिलेगा? सिर्फ और सिर्फ हार्ट में। सेल जंक्शंस फ्यूज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स ऑफ द कार्डियक मसल सेल्स एंड मेक देम स्टिक टुगेदर। सेल जंक्शंस प्रेजेंट होते हैं जो इन सेल्स को जोड़े रखते हैं आपस में। कम्युनिकेशन जंक्शंस, नाउ ये इंपॉर्टेंट है। कम्युनिकेशन जंक्शन जिन्हें हम इंटरकैलेटेड डिस्क कहते हैं। दो टिश्यूज के बीच में इंटरकैलेटेड डिस्क प्रेजेंट होती है, ये कम्युनिकेशन जंक्शन होता है। यानी सपोज करो सिग्नल आया हार्ट को कॉन्ट्रैक्ट करना है, अब एक सेल यहाँ कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, एक यहाँ कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, कोई कर रहा है कोई नहीं कर रहा। सो ये तो बहुत दिक्कत हो जाती है फिर हमारे हार्ट को कॉन्ट्रैक्ट कराने में। हम तो चाहते हैं कि जैसे अगर हम हार्ट को वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट कराना है और जाके ऑरिकल कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, ये तो गलत हो जाएगा। सो वेंट्रिकल को एक यूनिट की तरह कॉन्ट्रैक्ट कराने के लिए, लेट अस सपोज कि राइट वेंट्रिकल हमारा कॉन्ट्रैक्ट होना है। सो राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हो तो सारे राइट वेंट्रिकल में जितने भी कार्डियक सेल्स हैं उनके पास ये इन्फॉर्मेशन पहुंच जानी चाहिए। सो ये काम कौन करता है? इंटरकैलेटेड डिस्क। जैसे ही ये सिग्नल पहुंचता है तो राइट वेंट्रिकल की जितनी भी मसल्स हैं वो एक साथ कॉन्ट्रैक्ट करती हैं। सो एज अ यूनिट मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करे, इसलिए इनमें इंटरकैलेटेड डिस्क प्रेजेंट होती हैं। इंटरकैलेटेड डिस्क क्या है? जस्ट कम्युनिकेशन जंक्शन है, सो दैट इजीली कम्युनिकेट कर सके डिफरेंट टिश्यूज एक साथ। At some fusion of points allow the cells to contract as a unit, so that एक यूनिट की तरह कॉन्ट्रैक्ट करे। When one cell receives the signal to contract, the neighbors are stimulated to contract. एक सेल को आया ऑर्डर वही कॉन्ट्रैक्ट करो, तो राइट वेंट्रिकल में जितने भी सेल्स हैं तुरंत कॉन्ट्रैक्ट करने चाहिए, तो तुरंत उनके पास सिग्नल जाना चाहिए। तो सिग्नल प्रोवाइड कौन करा रहे हैं? इंटरकैलेटेड डिस्क, सो दैट वो एक यूनिट की तरह कॉन्ट्रैक्ट कर सके और ब्लड एफिशिएंटली मूव कर सके। तो ये तीनों मसल टिश्यू के डायग्राम है। ये हमारी स्केलेटल मसल है, ये हमारी स्मूथ मसल है और ये हमारी कार्डियक मसल है। सो सबसे पहले जो स्केलेटल मसल है वो कैसी दिख रही है? हमें सिलेंड्रिकल दिख रही है, सिलेंडर शेप्ड है। सेकेंडली हमें इसमें स्टायरेशंस देखने को मिल रही है, दीज आर स्टायरेशंस। ये जो दिखा रखा है ये इनके जंक्शंस है जिससे कि ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और ये हमारे मसल बंडल, दीज आर आवर मसल बंडल्स। मसल बंडल्स जब एक कनेक्टिव टिश्यू की शीथ से कवर्ड होते हैं, सो ये जो शीथ है इसे हम कहते हैं फेशिया, ठीक है। वहीं स्मूथ मसल्स में जो हमें एंड्स देखने को मिल रहे हैं वो टेपरिंग एंड्स देखने को मिल रहे हैं, और टेपरिंग एंड्स को हम क्या कहते हैं? फ्यूजिफॉर्म एंड्स। ये हमारे न्यूक्लियस हो गए। वहीं अगर बात करें हम कार्डियक मसल्स की, स्टायरेशंस तो देखने को मिल रही हैं पर ये इनवॉलेंट्री हैं, ये भी इनवॉलेंट्री हैं, और सिर्फ स्केलेटल मसल्स ही वॉलेंट्री हैं। स्टायरेशंस हैं
न्यूक्लियस है, ये इंटरकैलेटेड जंक्शंस, ये जो ब्लैक ब्लैक दिखा रखे हैं ये क्या है हमारे, दीज आर इंटरकैलेटेड जंक्शंस, डिस्क जिन्हें कहते हैं इंटरकैलेटेड डिस्क, सो दैट जो स्टिमुलस है वो हर एक सेल के पास पहुंच सके। हमारा लास्ट टिश्यू क्या है, न्यूरल टिश्यू। हमने अभी तक एपिथेलियल, कनेक्टिव और मस्कुलर टिश्यू कंप्लीट कर चुके हैं। एपिथेलियल टिश्यू का क्या काम था, एक कवरिंग फॉर्म करने का, आउटर मोस्ट थी। कनेक्टिव टिश्यू का क्या काम था, जोड़े रखने का। जैसे इनके नाम है वैसे इनके फंक्शंस भी हैं। वहीं अगर हम बात करें मस्कुलर टिश्यू का, तो उसका मेन रोल था मूवमेंट्स में, और न्यूरल टिश्यू का जो मेन रोल है वो कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन में है हमारी बॉडी के। किसमें, कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन के लिए। न्यूरल टिश्यू exerts the greatest control over the body's responsiveness to changing conditions। सारी बॉडी का कंट्रोल हमारा न्यूरल टिश्यू के पास है। न्यूरॉन्स, द यूनिट ऑफ द न्यूरल सिस्टम। व्हाट इज द यूनिट ऑफ द न्यूरल सिस्टम इज न्यूरॉन। दे आर एक्साइटेबल, मतलब इनके थ्रू एक स्टिमुलस क्रॉस कर सकता है, मतलब कंडक्ट कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी इन द सेंस दे कैन कंडक्ट स्टिमुलस। The neuroglial cells which constitute the rest of the neural system protect the and support the neurons। अब कह रहे हैं भाई जो न्यूरॉन्स तो प्रेजेंट है न्यूरल टिश्यू में, लेकिन न्यूरोग्लिया सेल्स भी प्रेजेंट है। ये प्रेजेंट है भैया इसलिए न्यूरॉन्स जो हैं उन्हें सपोर्ट और प्रोटेक्ट करने के लिए। लेकिन हमें न्यूरॉन्स को चलो सपोर्ट तो कर दिया, हम प्रोटेक्ट क्यों करना चाह रहे हैं न्यूरॉन्स को हमने, और किसी टिश्यू को तो प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ लगाया नहीं। क्योंकि न्यूरॉन्स जो हैं ये दोबारा नहीं बनते हमारी लाइफ में। न्यूरॉन्स हमारी बॉडी में अब नहीं बन रहे, जितने बनने थे उतने बन चुके हैं। अब हमारे बॉडी में न्यूरॉन्स नहीं बनेंगे, इसलिए अब नेचर ने इन्हें न्यूरोग्लियल सेल्स दिए सो दैट ये इनकी रक्षा कर सके, कोई भी इंजरी इन तक ना पहुंच सके। अगर एक बार न्यूरॉन मर गया सो मर गया। न्यूरोग्लिया मेक अप मोर देन हाफ ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द न्यूरल टिश्यू। 50% से ज़्यादा न्यूरल टिश्यू में न्यूरोग्लियल सेल्स हैं। देख रहे हो कितना इंपॉर्टेंट है न्यूरॉन्स को बचाना नेचर के लिए। इसीलिए नेचर ने जितना भी न्यूरल टिश्यू हमारी बॉडी में प्रेजेंट है उसमें 50% से ज़्यादा हिस्सा तो न्यूरोग्लियल सेल्स का है। सो जो हमारा न्यूरल टिश्यू है उसमें हमारे दो चीज़ पड़ी, क्या क्या सर, ये तो न्यूरॉन से बना है और न्यूरोग्लियल सेल से बना है। भाई कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन का काम तो न्यूरॉन्स ही कर रहे हैं, लेकिन न्यूरोग्लियल सेल्स उन्हें प्रोटेक्ट और उन्हें फिक्स करने का काम कर रहे हैं, सपोर्ट करने का काम कर रहे हैं। न्यूरोग्लियल सेल्स कितने प्रेजेंट है, मोर देन 50%। न्यूरल टिश्यू में 50% से ज़्यादा कंट्रीब्यूशन तो खाली न्यूरोग्लियल सेल्स का ही है। व्हेन अ न्यूरॉन इज सुटेबली स्टिमुलेटेड, अगर कोई भी स्टिमुलेशन आया, एन इलेक्ट्रिकल डिस्टर्बेंस इज जनरेटेड, एक इलेक्ट्रिकल डिस्टर्बेंस जनरेट होगी जो कि ट्रैवल करेगी उसके एक्सॉन से, सेल बॉडी से होते हुए, एक्सॉन से निकलते हुए साइनेप्टिक नोड में जाते हुए, सो दैट नेक्स्ट जो न्यूरॉन है उसकी डेंड्राइट से में जाकर फिर दोबारा सेल बॉडी में जाकर फिर एक्सॉन में जाते हुए फिर ऐसे ऐसे करके ये एक जैसे रेल के डब्बे होते हैं ना, सिमिलरली ऐसे कंडक्ट करते हैं किसी भी स्टिमुलस को। अराइवल ऑफ द डिस्टर्बेंस एट द न्यूरॉन्स एंडिंग्स और आउटपुट जोन ट्रिगर्स इवेंट्स दैट मे कॉज स्टिमुलेशन और इनिबिशन। जो उससे अगला न्यूरॉन प्रेजेंट है जिसकी, जैसे कि एक्सॉन आ गया, यही तो न्यूरॉन है ना, ये डेंड्राइट्स निकल रही हैं, ये सेल बॉडी है, ये एक्सॉन है, एक्सॉन के नीचे यहाँ पे साइनेप्टिक नोब है। सो जहाँ से स्टिमुलस निकला सो ये नेक्स्ट जो न्यूरॉन है उसकी डेंड्राइट से जाके लगेगा। सो ये स्टिमुलेटिंग भी होता है और इनिबिटरी भी होता है, यानी स्टिमुलेट भी कर सकता है और इनिबिट भी कर सकता है। स्टिमुलेट यानी जैसे कि किसी भी तुमने कोई नुकीली चीज़ तुम्हें चुभी, तुमने एकदम हटाया, सो ये स्टिमुलेशन आया, ठीक है। तो यहाँ तक हमारा एनिमल टिश्यू सारा कवर हो चुका है। हमने एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर और न्यूरल टिश्यू चारों के चारों कंप्लीट कर चुके हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम। इस पैराग्राफ में सिर्फ एक ही लाइन इंपॉर्टेंट है और पढ़ना है तो अपनी इच्छा है,
लेकिन जो इसमें इंपॉर्टेंट लाइन है वो ये है, आवर हार्ट कंसिस्ट ऑफ ऑल द 4 टाइप्स ऑफ टिश्यूज दैट इज एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर एंड न्यूरल। हमारे हार्ट में चारों के चारों टिश्यूज पाए जाते हैं। कार्डियक तो मिलता ही मिलता है, न्यूरल, मस्कुलर, कनेक्टिव, एपिथेलियल, ये चारों भी हमें हमारे हार्ट में मिलते हैं। ठीक है, सो आज के लेक्चर में बस यहीं तक था। अगले लेक्चर में हम कॉकरोच पढ़ेंगे, उसमें हम कंप्लीट कॉकरोच पढ़ेंगे, मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, हर चीज़ उसकी कंप्लीट कर देंगे। अर्थवर्म और फ्रॉग तो हमारे कट ही चुके हैं। सो लेक्चर नंबर 3 में हम कॉकरोच देखेंगे। सो बेसिकली इस अब तक जो हमारा इंपॉर्टेंट था वो एनिमल टिश्यूज था। 4 टॉपिक थे, कौन कौन से हमारे, एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू और मस्कुलर टिश्यू और न्यूरल टिश्यू। इन चारों की जो लोकेशंस बता रखी हैं, स्क्वाइमस की, कोलमनार की, क्यूबॉइडल की, ब्रश बॉर्डर कोलमनार, ब्रश बॉर्डर क्यूबॉइडल, सिलिएटेड कोलमनार एपिथेलियम, सिलिएटेड क्यूबॉइडल एपिथेलियम, इन सब की लोकेशन का पता होना चाहिए। और मस्कुलर टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, ये सारा इनके जितने भी हमारे को दिखा रखे हैं, डायग्राम भी क्लियर होने चाहिए। कभी कभार डायग्राम भी पूछा ले जाते हैं, जैसे कि डायग्राम दे दिया स्केलेटल मसल का और पूछ लेते हैं कि कौन सी मसल है ये। सो क्लियर रहना चाहिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम कॉकरोच कंप्लीट करेंगे। ये लास्ट लेक्चर होगा हमारा इस चैप्टर का, और ये फिर चैप्टर खत्म।